नमस्कार दोस्तों, पीएसपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र लोकेश श्रीवास्तव, डायरेक्टर पीएसपी एकेडमी, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2022 में हुए सीबीएलआर रेगुलेशन 6 एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर की। इसमें 150 क्वेश्चन थे, आउट ऑफ विच 101 to 150 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज का हमारा थर्ड एंड लास्ट वीडियो है। तो दोस्तों, अभी तक जितने वीडियोस हमने बनाए उन सभी में आपका बहुत प्यार मिला है और पैन इंडिया बेसिस पे हमारे पास फोन आते हैं और हमारे सारे कोर्सेज चूंकि ऑनलाइन है तो आप अपने घर से या इंडिया के किसी भी पार्ट से हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। तो आपको धन्यवाद इतने प्यार, इतने अपनेपन के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, import of electronic cigarettes e-cigarettes are as per the DGFT ITC policy 2015-2020। ई-सिगरेट्स के बारे में बात करता है, उसकी DGFT की पॉलिसी के बारे में बात करता है ITC HS। तो दोस्तों, ई सिगरेट्स जो है वो प्रोहिबिटेड है एज पर ITC HS पॉलिसी। ऑप्शंस आर रेस्ट्रिक्टेड, फ्री, प्रोहिबिटेड, कैनलाइज्ड। So prohibited is your correct answer. Question number 102. Cargo declaration in Form 12 is required to be made for import, export, transshipment or for being carried as same bottom cargo when cargo includes। देखिए, सेम बॉटम कार्गो में एज पर SCMTR रेगुलेशन 6 अगर आर्म्स और एमिनेशन हैं तो आपको डिक्लेयर करना कंपलसरी है। ये रेगुलेशन 6 का क्वेश्चन सेकंड टाइम आया है इन ए टाइम स्पैन ऑफ 2 years। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म 12 जो है उसमें आर्म्स एंड एमिनेशंस का डिक्लेरेशन आप करते हो और अगर सेम बॉटम कार्गो के रूप में इनमें से आर्म्स, एमिनेशंस, एक्सप्लोसिव्स, नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, गोल्ड, सिल्वर, रेडियो एक्टिव मटेरियल, इनमें से कुछ भी अगर नहीं है तब भी आपको नील रिपोर्ट फाइल करनी होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है आपके हजार्डुअस वेस्ट, डायमंड्स, आर्म्स एंड एमिनेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर है थर्ड, आर्म्स और एमिनेशंस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 103, which of the following statement is not correct in respect of amendment of an arrival manifest? अराइवल मैनिफेस्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? जहां भी नोट लगा हो हमेशा ध्यान दीजिए कि यहां नोट लगा हुआ है तो रिवर्स प्ले होगा। फर्स्ट कहता है अमेंडमेंट कैन ओनली बी डन आफ्टर एडजुडिकेशन। देखिए, करेक्ट नहीं है। और फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है अमेंडमेंट कैन ओनली बी डन आफ्टर एडजुडिकेशन। दो तरह के अमेंडमेंट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। फर्स्ट वन इज माइनर अमेंडमेंट्स, सेकंड वन इज मेजर अमेंडमेंट। जब मेजर अमेंडमेंट और वो भी फ्रॉडुलेंटली, कोई काम फ्रॉडुलेंटली किया हुआ है उसके लिए फिर मेजर अमेंडमेंट करवाया जाए तब एडजुडिकेशन होता है, अदरवाइज एडजुडिकेशन नहीं होता। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट, मेजर अमेंडमेंट्स में इन्वॉल्व सब्सटेंशियल रेवेन्यू implications, दिस इज करेक्ट। Minor amendment can be done without adjudication, yes, this is also correct.
Major amendments involving fraudulent intention need to be adjudicated. This is also correct. So which one is wrong? Option first is wrong, and that is your answer. Option 1 is correct, and this is your correct answer. Question number 104. Under the Food Safety and Standard Import Regulation 2017, which of the following form is to be used by the importer for giving the declaration about the compliances of requirements, if any, specified by the customs for importing food meant for exhibition purposes? ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इंपोर्ट रेगुलेशंस की बात करता है, उसमें वेरियस टाइप के फॉर्म प्रोवाइडेड है। फॉर्म 11 जो होता है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका फॉर्म 11। स्पोर्ट्स पर्सन किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, यहाँ अगर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उनके खाने पीने का जो भी आइटम है इंपोर्ट होता है, तो उसके लिए जो डिक्लेरेशन फाइल होता है वो फॉर्म 11 में होता है। 100% ईओयूज के कैप्टिव कंजम्पशन के लिए जो रॉ मटेरियल या एडिटिव्स इंपोर्ट होते हैं, उनका डिक्लेरेशन फॉर्म 8 में फाइल होता है। सेल्फ वेयर हाउसिंग के लिए फॉर्म 12 का यूज होता है। कोई स्पेसिफिक आइटम है और उसके स्टोरेज की फैसिलिटी कस्टम डिपार्टमेंट के पास नहीं है, तो फॉर्म 12। और फॉर्म 10 में एग्जीबिशन कार्गो विद रिगार्ड टू फूड्स, उसका डिक्लेरेशन फाइल होता है। तो ये करेक्ट आंसर इज फॉर्म 10। क्वेश्चन नंबर 105. Which of the following duties are levied on goods which are imported into the country at subsidized prices? जब एक्सपोर्टिंग कंट्री सब्सिडी देती है अपने यहाँ के माल पे, उस केस में काउंटर वेलिंग ड्यूटी इंपोज होती है। ए कहता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, बी कहता है सेफगार्ड ड्यूटी, थर्ड कहता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंड फोर्थ कहता है नन ऑफ द अबव। So your correct answer is countervailing duty. Coming to question number 106. Which of the following cannot be audited by customs under section 99A of the Customs Act? Custom Act में से मैं के 99A सेक्शन में इनमें से किसका ऑडिट नहीं किया जा सकता? कस्टम ब्रोकर का जरूर किया जा सकता है। कस्टोडियन लाइसेंस ऑफ ए वेयरहाउस लाइसेंस अंडर द कस्टम एक्ट किया जा सकता है। फ्रेट फॉरवर्डर का किया जा सकता है। सो योर करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 107. कोस्टल गुड्स एज पर द कस्टम्स एक्ट 1962 इज डिफाइंड एज। कोस्टल गुड्स को कैसे डिफाइन किया हुआ है कस्टम एक्ट में? ऑप्शन नंबर 1 कहता है गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स लाइंग एट द कस्टम एरिया। कस्टम गुड्स इंपोर्टेड गुड्स के अलावा जो कस्टम एरिया में माल पड़ा हुआ है, क्या वो कोस्टल गुड्स है? सेकंड कहता है गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स एंड नॉट मीन फॉर एक्सपोर्ट एज वेल। तो ऐसा माल जो एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा इंपोर्टेड गुड्स के अलावा जो है, उसको कोस्टल गुड्स कहते हैं। थर्ड कहता है गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन ए वेसल फ्रॉम वन पोर्ट इन इंडिया टू अनदर। देखिए कोस्टल गुड्स क्या होती हैं, एक पोर्ट, इंडिया के एक पोर्ट से लोकल ट्रांसपोर्टेशन होता है, इंडिया के एक पोर्ट से इंडिया के दूसरे पोर्ट तक जाती है वह वेसल, तो उसको कहते हैं हम कोस्टल गुड्स। डेफिनेशन में ये दिया हुआ है कस्टम एक्ट की। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108. Direct port delivery DPD facility shall not be available to the importer against whom a case of evasion of duty has been made in the preceding. डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी की फैसिलिटी किसको नहीं मिलेगी?
ऐसे किस व्यक्ति को नहीं मिलेगी जिसके खिलाफ में कोई इवेजन ऑफ ड्यूटी का केस चल रहा हो और पिछले कितने वर्षों से ऐसा कोई केस नहीं होना चाहिए? 2 years, 3 years, 5 years and none of the above. So the correct answer is 5 years. इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन में आता है कि डायरेक्ट पोर्ट फॉर डिलीवरी की फैसिलिटी उसी को मिलेगी जिसके अगेंस्ट में कोई ड्यूटी इवेजन का केस विद इन 5 years ना रजिस्टर्ड हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 109, द अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज डिस्क्रिशन टू रिफ्यूज एडमिशन ऑफ अपील इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्डर वेयर। अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो किसी एक तरह की अपील्स को मना कर सकता है। तो ऐसी कौन सी अपील्स हैं जिनके लिए वो रिजेक्ट कर सकता है, वो एडमिट नहीं कर सकता है, नहीं भी कर सकता है? तो द अमाउंट ऑफ फाइन और पेनल्टी डिटरमिन्ड बाय सच ऑर्डर डज नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज। द अमाउंट ऑफ फाइन और पेनल्टी डिटरमिन्ड बाय सच ऑर्डर डज नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीज। The amount of fine or penalty determined by such order does not exceed 5 lakh rupees. None of the above is correct. 129A section of Custom Act का सबसेक्शन 1 का सेकंड प्रोविजन ये कहता है कि अगर फाइन पेनल्टी 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल को डिस्क्रिशनरी पावर है, स्वविवेक अधिकार है कि वो उस अपील को एक्सेप्ट ना भी करे। तो योर करेक्ट आंसर इज सेकंड, द अमाउंट ऑफ फाइन और पेनल्टी डिटरमिन्ड बाय सच ऑर्डर डज नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 110, charges for delayed presentation of bill of entry under bill of entry electronic integration declaration and paperless processing regulation 2018 shall not exceed। लेट प्रेजेंटेशन चार्जेस किस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकते? तो फर्स्ट ऑप्शन इज एसेसेबल वैल्यू प्लस ड्यूटी पेएबल, दिस इज नॉट करेक्ट। एसेसेबल वैल्यू, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। रुपीज 5 लाख, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। एंड ड्यूटी पेएबल, दिस इज करेक्ट आंसर। ड्यूटी पेएबल से ज्यादा लेट प्रेजेंटेशन चार्जेस नहीं हो सकते, ये कहता है आपका नोटिफिकेशन 36/2018। Coming to question number 111, which of the following is not to be referred to the purpose of classification in case of imported goods? जब हम क्लासिफाई करते हैं किसी आइटम को तो इनमें से किस किस आइटम का रेफरेंस नहीं लेना होता है? चैप्टर नोट इन कस्टम टैरिफ, चैप्टर नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, पढ़े जाते हैं while doing classification। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन, इसका यूज किया जाता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को हम यूज नहीं करते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को सिर्फ ये देखने के लिए यूज किया जाता है आफ्टर डिसाइडिंग एचएस कोड कि वो रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, कैनलाइज्ड है, किस तरह का आइटम। तो इसका यूज एचएस कोड फाइंड करने के लिए नहीं होता है, इसका यूज होता है इंपोर्टेबिलिटी के लिए। देन सी सेक्शन नोट इन कस्टम टैरिफ, सेक्शन नोट्स को भी देखा जाता है। एंड एचएसएन एक्सप्लेनेटरी नोट्स, तो एचएसएन के एक्सप्लेनेटरी नोट्स जहां कोई कंफ्यूजन होता है तो इनका रेफरेंस लिया जाता है। तो योर करेक्ट आंसर इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 112, in how much period export under duty free import authorization DFIA scheme has to be completed from the date of online filing of application and generation of file number। DFIA में आपको एक्सपोर्ट करने के लिए कितना टाइम मिलता है? देखिए DFIA स्कीम में सबसे पहले आप फाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाते हो इन DGFT, वो फाइल नंबर के अगेंस्ट में आप एक्सपोर्ट करते हो। तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कितना टाइम मिला हुआ है
तो उस एक्सपोर्ट के लिए आपको 12 मंथ्स का टाइम मिलता है. ऑप्शंस आर 6 months, 9 months, 12 months, 18 months. So your correct answer is third, 12 months. Coming to question number 113. Once the goods are assessed and the bill of entry is returned to the importer for payment of duty, which of the following is correct? देखिए असेसमेंट की बात करता है. जब सेल्फ असेसमेंट एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब आरएमएस में प्रिंट आ जाता है, तब आपको सेम डे ड्यूटी का पेमेंट करना होता है. असेसमेंट रीअसेसमेंट के केस में एक दिन का और टाइम मिलता है आपको, तो नेक्स्ट डे, एंड ऑफ नेक्स्ट डे तक आप पेमेंट कर सकते हो. तो द इम्पोर्टर हैज टू पे ड्यूटी विद इन 1 day, else interest to be paid along with duty. This is your correct answer. Then the importer has to pay duty within 7 days, else duty has to be paid along with interest. 7 days का टाइम तो कहीं नहीं मिलता. The importer can pay duty any time without interest subject to his paying all the dues of CFS ICD. ये कोई कंडीशन नहीं है. None of the above. So your correct answer is option number 1. Coming to question number 114. Which of the following taxes duties are not leviable on imports into India? नीचे लिखी हुई ड्यूटी और टैक्सेस में से कौन सी ड्यूटी और टैक्सेस इंडिया में इंपोर्टेशन पर लेवी नहीं होते हैं? फर्स्ट है बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेकंड इज आईजीएसटी, थर्ड इज कंपनसेशन सेस, एंड फोर्थ इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. इंपोर्ट करने पे बीसीडी तो लगती है, इम्पोज होती है, आईजीएसटी भी इम्पोज होती है, कंपनसेशन सेस भी इम्पोज होता है. सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इम्पोज नहीं होते, राइट? क्योंकि जहां आईजीएसटी इम्पोज हो गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी इम्पोज नहीं होंगे. सो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 115. एन एक्सपोर्टर exports certain goods for repair and re-imports the same after repair. Which of the following is correct with respect to the value on which BCD and IGST are to be charged? देखिए ये क्वेश्चन जो है वो री इम्पोर्ट के रिगार्डिंग है, और री इम्पोर्ट जो रेगुलेट होता है वो नोटिफिकेशन 45/2017 से होता है. तो नोटिफिकेशन 45/2017 के बारे में ये बात करता है. First is BCD as well as IGST on value equal to repair charges, insurance and freight. BCD और IGST रिपेयर चार्जेस, इंश्योरेंस एंड फ्रेट पे देनी पड़ेगी. सेकंड ऑप्शन इज BCD on a value equal to the repair charges, insurance and freight, and IGST on the full value of the goods. तो full value of the goods पे देनी पड़ेगी BCD प्लस IGST. ये गलत बात है, सिर्फ रिपेयर पे देनी होती है एज पर सीरियल नंबर 2 ऑफ 45/2017. Third option is BCD on value equal to repair charges, insurance and freight, and IGST is not charged. IGST is also charged. इसमें क्लैरिफिकेशन भी आया हुआ है CBIC का. And none of the above. तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116. An import license granted by the licensing authority under the Drugs and Cosmetics Rules 1945 as amended, unless it is sooner suspended or cancelled, shall be valid for a period of from the date of its issue. देखिए CDSCO के लाइसेंस जो हैं वो 3 years तक वैलिड होते हैं. तो फर्स्ट इज 2 years, सेकंड इज 3 years, थर्ड इज 5 years, and fourth is none of the above. So option number 2, 3 years is your correct answer. Coming to question number 117. In the case of goods imported by sea or air and transshipped to another custom station in India, the cost of insurance, transport, loading, unloading, handling charges associated with such transshipment shall be. ट्रांसशिपमेंट की कॉस्ट एसेसेबल वैल्यू में इंक्लूड होती है नहीं होती है, ये क्वेश्चन है.
So first option is excluded, second option is added to the extent incurred by exporter, exporter ने जहां तक पेमेंट किया है वहां तक ऐड होगी। Third is excluded if specifically provided in any contract between the importer and exporter। importer exporter के contract में अगर लिखा हो कि exclude होगी तो exclude होगी। And fourth is added to the extent incurred by importer। importer अगर incur करेगा तो add होगी। So a correct answer is excluded, without any condition ये exclude होती है। Coming to question number 118, which of the following is correct with respect to application of the custom act? इनमें से क्या सत्य है कस्टम एक्ट के लाइट में? तो फर्स्ट कहता है इट अप्लाइज टू एन ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन देयर अंडर कमिटेड ओनली विद इन इंडिया बाय एनी पर्सन। ये सेक्शन 1 की बात करता है कस्टम एक्ट के। तो कस्टम एक्ट का सेक्शन 1 जो कहता है कि कोई भी ऑफेंस अगर आउटसाइड इंडिया भी किया जाएगा तब भी वो कस्टम एक्ट में पनिशेबल है। ऑप्शन 1 कहता है इट अप्लाइज टू एन ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन देयर अंडर कमिटेड ओनली विद इन इंडिया बाय एनी पर्सन। ये विद इन इंडिया की बात करता है तो ये इनकरेक्ट है। बी कहता है इट अप्लाइज ओनली टू एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन देयर अंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। ये कहता है कि अगर फॉरेन कंट्री में किया जाएगा तभी पनिशेबल है, तो ऐसा नहीं है, इंडिया में भी अगर कस्टम एक्ट का वायोलेशन होगा तब भी वो पनिशेबल होगा। थर्ड कहता है इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो टू एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन देयर अंडर कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, इंडिया और विदेश में किया गया ऑफेंस इसमें शामिल है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। सो योर करेक्ट आंसर इज थर्ड। Coming to question number 119, what is the implication for contravention of any provision of chapter 5AA or any rule made thereunder in respect of any goods imported on a claim of a preferential rate of duty? देखिए 5AA जो है 28DA को रेगुलेट करता है और 28DA जो है उस 28DA सेक्शन में कैरेक्टर कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रूल ऑफ द ओरिजिन के बारे में बात करता है। कैरेक्टर कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स ऑफ ओरिजिन फॉर द ट्रेड एग्रीमेंट। तो कैरेक्टर जो बात करता है वो है रूल्स और चैप्टर 5AA जो बात करता है वो है सेक्शन 28DA। 28DA और कैरेक्टर को मिला के ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। इंपोर्टेड ऑन ए क्लेम ऑफ ए प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी, the goods are liable to confiscation under section 111Q of the Customs Act 1962। 111Q जो बात करता है वो बात करता है 28DA में मिस डिक्लेरेशन की, ओरिजिन के बारे में अगर गलत आपने बताया है उसके बारे में बात करता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है अपने आप में। सेकंड जो बात करता है द पेनल्टी इज लायबल टू बी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 114 ऑफ द कस्टम एक्ट। देखिए 113 जो बात करता है सेक्शन 113 वो बात करता है आपके इम्प्रॉपरली एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड, और यहाँ जो मामला है वो इम्प्रॉपरली इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स का है। तो 114 में जो पेनल्टी लगती है वो एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 113 की पेनल्टी लगती है 114 में। तो ये यहाँ रिलेट नहीं करता है, इसलिए ये जो आपका स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। थर्ड जो कहता है द बेनिफिट ऑफ द क्लेम्ड प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी इज टू बी डिनाइड अंडर सेक्शन 28DA ऑफ कस्टम एक्ट 1962 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। तो अगर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी प्रॉपरली उसको कंप्लायंस में नहीं है तो प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी के क्लेम को डिनायल किया जा सकता है एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28DA। साथ के साथ कैरेक्टर में भी वो प्रोविजन होता है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड ये दो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऊपर फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 5AA।
चैप्टर 5AA के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन अगर किया जाएगा तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट कहता है, ऑप्शन 1 कहता है फर्स्ट ओनली, ऑप्शन 2 कहता है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, थर्ड कहता है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, एंड फोर्थ कहता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली। सो योर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। Coming to next question number 120. Which of the following is correct in respect of items covered in the PGA exempted category PEC? देखिए इनमें से कौन सा PEC पैक कैटेगरी का है जिसमें PGA से exempted है। Such goods are considered as out of scope and no reference to assistant drug controller is required to be made before the clearance। देखिए क्या होता है कि कई बार आपका सिस्टम स्विफ्ट का कोड उठाता है। स्विफ्ट के कोड्स जो हैं वो एचएस कोड से जुड़े हुए हैं। अगर एक पर्टिकुलर एचएस कोड आप सिलेक्ट करते हो तो उसके साथ स्विफ्ट की अगर कंप्लायंस है तो स्विफ्ट के कोड्स आपको फीड करने होते हैं। तो कई आइटम्स ऐसे होते हैं जिसपे आपका सिंगल विंडो में उसको नहीं जाना चाहिए, पर वो फिर भी सिंगल विंडो में जाता है, पीजीए के पास जाता है, पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसी के पास। उस केस में उनको वो जो आइटम है उसको आउट ऑफ स्कोप कैटेगरी में डाला जाता है, और आउट ऑफ स्कोप कैटेगरी में डालने से वो पीजीए में नहीं जाता है। तो सच गुड्स आर कंसिडर्ड एज आउट ऑफ स्कोप एंड नो रेफरेंस टू असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर द क्लियरेंस। तो ऐसे आइटम्स को आउट ऑफ स्कोप माना जाता है और यही आपका करेक्ट आंसर है। Such goods are considered as prohibited and a reference is required to be made to assistant drug controller for NOC। ऐसा नहीं है कि उनको prohibited मान लिया जाता है। Such goods are considered as exempted from all prohibitions under Custom Act। ऐसा भी नहीं है कि सारे prohibitions से मुक्त है, prohibitions अपनी जगह। And none of the above। So your correct answer is A। Such goods are considered as out of scope and no reference to assistant drug controller is required to be made before the clearance। Coming to question number 121. Which of the following information is not required to be furnished in electronic integrated declaration as per the shipping bill, electronic integrated declaration and paperless processing regulation 2019? देखिए दिस इज द फर्स्ट टाइम कि फॉर्मेट जो होता है आपका शिपिंग बिल का या बिल ऑफ एंट्री का, उसमें से कोई क्वेश्चन आया। तो ये बेसिकली क्वेश्चन जो जानना चाहता है वो जानना चाहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड, कि शिपिंग बिल में इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर Shipping Bill Electronic Integrated Declaration and Paperless Processing Regulation 2019। The state of origin of goods shipping bill में required है। District of origin of goods ये भी shipping bill में required है। GSTIN if the exporter is registered in GST ये भी required है। And none of the above is your correct answer। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको शिपिंग बिल में डिक्लेयर करनी होती है और इनमें से कोई नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 122। Which of the following is correct in respect of goods that are subject to mandatory standard of Bureau of Indian Standard BIS on quality? BIS on quality से रिलेटेड बात करता है कि which of the following is correct, इनमें से क्या सही है in respect of goods that are subject to mandatory standards of Bureau of Indian Standard।
जिन आइटम्स पे बीआईएस लगता है उनके संबंध में इनमें से क्या सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज द इंपोर्टर ऑफ सच प्रोडक्ट्स हैव टू ऑब्टेन लाइसेंस टू इंपोर्ट सच गुड्स। ऐसे माल के लिए इंपोर्टर को लाइसेंस लेना पड़ेगा बीआईएस से। टू कहता है द बायर ऑफ सच प्रोडक्ट्स हैव टू ऑब्टेन बीआईएस लाइसेंस फॉर सेलिंग सच गुड्स। जो खरीदार होगा, इंपोर्टर से जो खरीदेगा उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। थर्ड कहता है द मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स टू इंडिया हैज टू ऑब्टेन बीआईएस लाइसेंस। जो फॉरेन कंट्री में मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर होगा उसको बीआईएस का लाइसेंस लेना पड़ेगा। फोर्थ कहता है नन ऑफ द अबव। देखिए बीआईएस के साथ ये कंपल्सन है कि जो मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर होगा उसके पास बीआईएस का लाइसेंस होना चाहिए। वो आपको एक्सपोर्ट करेगा और उस लाइसेंस की स्ट्रेंथ पे आपका क्लियरेंस होगा। साथ के साथ बीआईएस की लेबलिंग रिक्वायरमेंट भी होती है। तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर जो है वो है थर्ड, द मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स टू इंडिया हैज टू ऑब्टेन बीआईएस लाइसेंस। पर एज पर नासिन करेक्ट आंसर जो उन्होंने दिखाया हुआ है वो दिखाया हुआ है फर्स्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 123, under faceless assessment an appraising officer can finally assess the bill of entry having an accessible value of। फेसलेस में अप्रेजर्स की लिमिट क्या है ये पूछता है बिल ऑफ एंट्रीज को एसेस करने के लिए। तो अप टू ₹5 lakhs, अप टू ₹10 lakhs, अप टू ₹1 lakh, अप टू ₹3 lakhs। तो देखिए अप्रेजर्स की जो वैल्यू लिमिट है जो थी दैट वाज अप टू 1 लाख रुपीज और फेसलेस सिस्टम में इसको बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया गया सर्कुलर 55/2020 के थ्रू। तो ये करेक्ट आंसर इज अप टू ₹5 lakhs। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, a huge surge in imports of a product into India is observed। एकदम से इंपोर्ट किसी आइटम का बढ़ गया। However, there is no foul play on the part of any exporter। एक्सपोर्टर की तरफ से कोई फाउल प्ले नहीं है, कोई गलत इंटेंशन, गलत तरीके से वो नहीं बढ़ा है। देयर इज नो डंपिंग, और कोई डंपिंग भी नहीं है। एंड देयर इज नो सब्सिडी बीइंग गिवन इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री, और एक्सपोर्टिंग कंट्री में कोई सब्सिडी भी नहीं दी जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी कैन बी इम्पोज टू सेव द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। कौन सी ड्यूटी इंपोज होगी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करने के लिए? तो ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाला क्वेश्चन था। एकदम से क्वांटिटी किसी इंपोर्ट प्रोडक्ट की बढ़ गई और किसी भी तरह से एक्सपोर्टर की कोई गलती उसमें नहीं है, तो सबसे पहले एक्सपोर्टर को हटा दिया। देन देयर इज नो डंपिंग, जहां डंपिंग नहीं है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगी। देखिए 3 तरह की ड्यूटीज लगती हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करने के लिए। एक एंटी डंपिंग ड्यूटी, दूसरा काउंटर वेलिंग ड्यूटी, और तीसरा सेफ गार्ड ड्यूटी या सेफ गार्ड मेजर्स भी उनको कह सकते हो। तो इसमें डंपिंग नहीं हो रही है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगी। कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है एक्सपोर्टिंग कंट्री में तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं लगेगी। अब बची कौन सी ड्यूटी? ड्यूटी बचती है सेफ गार्ड ड्यूटी। तो सेफ गार्ड ड्यूटी इस केस में इंपोज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी कैन बी इंपोज टू सेव द डोमेस्टिक इंडस्ट्री? एंटी डंपिंग ड्यूटी रूल आउट है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये भी रूल आउट है, एंड सेफ गार्ड ड्यूटी दिस इज योर करेक्ट आंसर एंड नन ऑफ द अबव। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 125, improper removal of goods from a warehouse attracts the provision of which section? improper removal from warehouse कस्टम एक्ट का डायरेक्ट सेक्शन पूछा हुआ है improper removal का, तो दैट सेक्शन इज 72। देख लेते हैं सेक्शन 71, सेक्शन 68, सेक्शन 72, नन ऑफ दीज। तो सेक्शन 72 बात करता है improper removal of goods from warehouse। Coming to question number 126,
Under which section of Custom Act 1962 CFSs are designated and empowered to carry out their functions? CFS होता है कस्टम एरिया, ठीक है, अंडर सेक्शन 8। तो सेक्शंस पूछता है जिसमें जो सीएफएस को रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले सीएफएस आईसीडी जो बनती है सेक्शन 7 में, जबकि सीएफएस जो बनता है वो बनता है किसमें, सेक्शन 8 में। तो कस्टम एरिया होता है तो अंडर सेक्शन 8 आता है। कस्टोडियन वहां एक बैठा होता है, तो कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कशन होता है सेक्शन 45 में। और जो भी माल कस्टम एरिया में है वो प्रॉपर ऑफिसर के कंट्रोल में होता है, तो ये कहता है 141। तो 3 सेक्शंस उसको रेगुलेट करते हैं, सेक्शन 8, सेक्शन 45 एंड सेक्शन 141। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सेक्शन 8, सेक्शन 45, सेक्शन 141। ऑप्शन 2 कहता है सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 141। सेक्शन 7 इसमें आएगा नहीं। थर्ड कहता है सेक्शन 8 एंड सेक्शन 45। फोर्थ कहता है सेक्शन 141। So your correct answer is first section 8, section 45, section 141. Coming to question number 127, which of the following statement is true? Under the CGST rule 2017, the registration granted to a person is liable to be cancelled if the said person CGST rules में जो रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है किसी व्यक्ति को वो कैंसल हो जाएगा। क्या करने पे कैंसल हो जाएगा? Violates the provision of section 172 of the act or the rules made thereunder. सेक्शन 172 के प्रोविजंस को वायोलेट करता है। अब सेक्शन 172 ऑफ सीजीएसटी रूल्स जो है वो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज के बारे में है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। सेकंड कहता है अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट और द रूल्स मेड देयरअंडर। सेक्शन 25 जो है वो ये कहता है इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर टू गेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा 25 में। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेक्शन 25 से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड कहता है वायोलेट्स द प्रोविजंस ऑफ रूल 85B। 85B के प्रोविजंस को वायोलेट करता है। सेक्शन 85B जो बात करता है वो पेमेंट ऑफ पेनल्टी एंड ड्यूज के बारे में बात करता है, तो इसका भी लेना देना नहीं है। एंड फोर्थ वन इज वायोलेट्स द प्रोविजंस ऑफ रूल 10A। रूल 10A के प्रोविजंस का वायोलेशन करता है। और रूल 10A क्या कहता है, बैंक अकाउंट डिटेल्स नीड टू बी फर्निश्ड विद इन 45 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन लेने के विद इन 45 डेज बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी। किसके पास? अथॉरिटीज के पास। तो योर करेक्ट आंसर इज 4, violates the provisions of rule 10A. Question number 128. If a person knowingly or intentionally makes, signs or use or causes to be made, signed or used any declaration, statement or document which is false or incorrect in any material particular in the transaction of any business for the purpose of this act, shall be liable to a penalty not exceeding 5 times the value of the goods, the provisions of which section of Custom Act 1962 are attracted in such a case. ये जो लैंग्वेज है कि कोई व्यक्ति साइन करता है, यूज करता है सिग्नेचर, कोई डिक्लेरेशन स्टेटमेंट फ्रॉडुलेंटली देता है, फॉल्स है जो इनकरेक्ट है, तो ये जो लैंग्वेज है वो सेक्शन 114 AA की है अंडर कस्टम एक्ट। तो योर ऑप्शंस आर सेक्शन 114 AA, सेक्शन 114, section 114A and none of these. Your correct answer is section 114 AA.
Question number 129. In the case of imports by vehicles, the prescribed time limit for filing IGM is. व्हीकल के केस में आईजीएम फाइल करने का टाइम लिमिट क्या है? तो व्हीकल से जब इंपोर्ट होता है बाय रोड, तब विद इन 12 आवर्स आपका आईजीएम फाइल हो जाना चाहिए एज पर सेक्शन 30. फर्स्ट ऑप्शन इज 12 आवर्स प्रायर टू अराइवल, सेकंड ऑप्शन इज इमीडिएटली ऑन अराइवल, थर्ड ऑप्शन इज प्रायर टू द अराइवल, and fourth one is within 12 hours after its arrival. So option number 4 is your correct answer. Coming to question number 130, what are the implications if the import arrival manifest is not delivered within the prescribed time limit? prescribed time limit में अगर import arrival manifest deliver नहीं हुआ तो क्या होगा? तो as per section 30 of custom act 50,000 की penalty उस पे impose होगी. First option is a penalty up to rupees 50,000 is liable to be imposed. Second option is a penalty up to rupees 1 lakh is liable to be imposed. Third option, a penalty up to 10% of the value of the goods and conveyance is liable to be imposed. जितने का माल है उसका 10% and none of the above. So your correct answer is A. Penalty up to rupees 50,000 is liable to be imposed. Option number 1. The appeal filed by the importer against the faceless assessment will be taken up by. फेसलेस असेसमेंट में आपके पेपर का असेसमेंट हुआ है, अपील्स कहां फाइल होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन इज कमिश्नर अपील हैविंग ज्यूरिडिक्शन वेयर द बिल ऑफ एंट्री हैज बीन असेस्ड बाय द फेसलेस असेसमेंट ग्रुप. एफएजी होगा, एफएजी का जो कमिश्नर अपील होगा उसके यहाँ होगी. मान लीजिए बेंगलोर में हुआ है तो बेंगलोर, दिल्ली के बिल ऑफ एंट्री है, बेंगलोर में एसेस हुई है तो बेंगलोर में फाइल होगी. या कमिश्नर अपील्स हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट वेयर द कंसाइनमेंट इज इंपोर्टेड, या जहां कंसाइनमेंट इंपोर्ट हुई है उस कंसाइनमेंट इंपोर्टेशन के पोर्ट पे जो ज्यूरिडिक्शनल कमिश्नर होगा उसके यहाँ फाइल होगी. या कमिश्नर अपील्स फेसलेस असेसमेंट एट दिल्ली, या दिल्ली में ही फाइल होगी, या नन ऑफ द अबव. तो जहां पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन होता है वो जिसके ज्यूरिडिक्शन में होता है उस कमिश्नर अपील के यहाँ फाइल होती है अपील. तो ऑप्शन 2 कमिश्नर अपील्स हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट वेयर द कंसाइनमेंट इज इंपोर्टेड इज योर करेक्ट आंसर. एंड coming to next question number 132, which section of custom act 1962 deals with adjudication of confiscations and penalties? तो उसके लिए सेक्शन 122 ऑफ कस्टम एक्ट लागू होता है. सेक्शंस देख लेते हैं. सेक्शन 117, सेक्शन 122, सेक्शन 121, सेक्शन 120. सेक्शन 122 इज योर करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 133, under which section of custom act 1962 a shipping bill is presented to the proper officer? किस सेक्शन में शिपिंग बिल फाइल होता है? तो शिपिंग बिल फाइल होता है 50 के 1 में. तो ऑप्शंस आर 50 टू 50 सबसेक्शन 1, 51 सबसेक्शन 2, 51 सबसेक्शन 1. तो शिपिंग बिल जो फाइल होता है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50. ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर. Coming to question number 134, under CGST rules 2017, which of the following form is prescribed for intimation application for withdrawal from composition levy? कंपोजिशन लेवी से विड्रॉल के लिए किस फॉर्मेट में एप्लीकेशन फाइल होती है? तो CMP 04 में फाइल होती है. ऑप्शंस देख लेते हैं. फॉर्म GST CMP 05, फॉर्म GST CMP 04, फॉर्म GST CMP 03, फॉर्म GST CMP 09. 01 में आपको इंटीमेशन देना होता है GST को, और 04 में आपका विड्रॉल होता है. तो फॉर्म GST CMP 04, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर. Coming to question number 135, which of the following is not considered as an importer in relation to any goods at any time between their importation and the time when they are cleared for home consumption?
एज पर द डेफिनेशन इन द कस्टम एक्ट 1962, डेफिनेशन के बेसिस पे इनमें से किसको ऑनर नहीं माना जाएगा? ऑनर को, ऑनर तो ऑनर है ही, माना जाएगा। बेनिफिशियल ऑनर को भी ऑनर माना जाता है। एनी पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी द इम्पोर्टर, जो भी व्यक्ति बोले कि मैं इम्पोर्टर हूं, उसको भी ऑनर मान लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 136, an appeal cannot be filed before C state if the matter relates to dash dash any goods imported or exported as baggage, any goods loaded in a conveyance for importation into India but which are not unloaded, and payment of drawback. These are three statements, different statements. First statement is any goods imported or exported as baggage. Second option is short shipment. Third option is drawback. So for baggage, short shipment and ड्रॉबैक, सी स्टेट में आपकी अपील फाइल नहीं होती, उसके लिए रिवीजन में जाना होता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ओनली, सेकंड ऑप्शन इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ऑप्शन इज सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ ऑप्शन इज सेकंड एंड थर्ड। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। Coming to question number 137, a machine is imported for rupees 1 lakh CIF. एक मशीन CIF 1 लाख रुपीज में इंपोर्ट होती है। The basic custom duty on the goods is 10% ad valorem. BCD 10% है। Social welfare surcharge SW, social welfare charge SWC, anyway SWS होता है, is 10%, SWS 10% है। The rate of integrated tax and compensation cess are 18% and 15% respectively. What should be the value for calculating the compensation cess? Compensation cess के लिए वैल्यू क्या हो? देखिए, सबसे पहली बात, जिस वैल्यू पे आपका IGST चार्ज होगा उसी वैल्यू पे कंपनसेशन सेस चार्ज होता है, राइट? और वो वैल्यू क्या होती है? CIF प्लस BCD। CIF 1 लाख रुपीज, BCD 10% है। 1 लाख रुपए का 10% 10,000 रुपीज, और 10,000 रुपीज का अगेन 10% SWS होगा, तो 1,000 रुपीज। तो 1,11,000 रुपीज पे आपका कंपनसेशन से चार्ज होगा। तो वैल्यू पूछी है, ऑप्शन है नील, रुपीज 1,10,000, रुपीज 1,30,000, 980 and fourth 1,11,000. So fourth option is your correct answer, rupees 1,11,000. Coming to question number 138, which of the following goods when imported into India are governed by BIS? इनमें से कौन सा माल ऐसा है जिस पे BIS लगेगा? पेपर बेस्ड स्टेशनरी गुड्स, पेपर पे BIS नहीं है। टॉयज, डॉल्स एंड अदर सिमिलर रिक्रिएशनल गुड्स, देखिए अभी अभी बहुत बड़ी घटना हुई थी, ये टॉयज पे जितने भी टॉयज इंपोर्ट होते हैं उनमें उनको BIS के अंडर में लाया गया है। तो टॉयज और डॉल्स पे BIS है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एंड मशीनरी, मशीनरी पे कुछ आइटम्स पे BIS है, किसी पे नहीं है। मशीनरी ऐसे एक कैटेगरी में मशीनरी कह दिया, इससे काम नहीं चलेगा। तो योर करेक्ट आंसर इज 2, टॉयज, डॉल्स एंड अदर सिमिलर रिक्रिएशनल गुड्स। फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव, दैट इज नॉट काउंटेड। Coming to question number 139, for how long the warehoused capital goods intended for use in any 100% export oriented undertaking remain in the warehouse? 100% export oriented यूनिट में कोई भी कैपिटल गुड्स हो, रेवेन्यू गुड्स हो, तब तक रह सकती है वेयर हाउस में जब तक उसका क्लियरेंस नहीं कर दिया जाता। तो अप टू 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट इन वेयर हाउस, up to 90 days from the date of deposit in warehouse, till the clearance from the warehouse, up to 1 year from the date of deposit in warehouse. So third option
till the clearance from the warehouse is your correct answer. Coming to question number 140, which of the following is not correct with regard to assessment in customs? Assessment does not include, assessment में क्या शामिल नहीं है? असेसमेंट की डेफिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो सेल्फ असेसमेंट इज ऑल्सो असेसमेंट, रीअसेसमेंट ये भी शामिल है असेसमेंट में, प्रोविजनल असेसमेंट ये भी काउंट करता है असेसमेंट में, समरी असेसमेंट, समरी असेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, और ये आपका करेक्ट आंसर है फोर्थ, समरी असेसमेंट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 141, अंडर सेक्शन 123 ऑफ कस्टम एक्ट 1962, the burden of proving that the seized goods are not smuggled goods is upon 123 में ऑनस जो है प्रूविंग के ये स्मगल्ड माल नहीं है उस व्यक्ति का है जिसके पास से वो माल सीज होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम, प्रॉपर ऑफिसर को प्रूव करना पड़ेगा, इनकरेक्ट है. द प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा, ये भी इनकरेक्ट है. The person from whose possession the goods were seized or one who claims to its owner, जिस व्यक्ति के पास से माल सीज हुआ या जो व्यक्ति कहता है कि मैं इस माल का ऑनर हूं, उससे उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये माल स्मगल्ड गुड्स नहीं है, एंड द कस्टम डिपार्टमेंट. तो ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 142, who is the authority to approve the provisional attachment under section 28BA of Custom Act 1962? Under Custom Act 28BA किसको अथॉरिटी है प्रॉपर्टी के प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास करने की? तो ऑप्शंस है डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम, सेकंड है चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम, थर्ड है जॉइंट एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम, एंड फोर्थ है प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम. तो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के जो पावर्स हैं अंडर सेक्शन 28BA वो है प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को, जब उन्हें लगने लगे कि डाउटफुल केस है, हो सकता है ये वसूली ना हो पाए, रेवेन्यू की रिकवरी ना हो पाए, तो वो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर देते हैं. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 143, which of the following is the most appropriate in regard to objective of advance authorization scheme? एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? To allow duty free import of inputs which are physically incorporated in export product. रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करके जो कि फिजिकली इनकॉर्पोरेट होगा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में. सेकंड कहता है टू अलाउ एनी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम एनी इंडस्ट्री. थर्ड कहता है टू अलाउ इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी. फोर्थ कहता है टू फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ ड्यूटी फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए जो ऑब्जेक्टिव है और जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज है उस स्कीम का, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम का, वो है फर्स्ट टू अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट विच आर फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एज इट इज, यही लाइन लिखी हुई है. तो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 144, ए वेयरहाउस बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड एंड द गुड्स इंपोर्टेड आर वेयरहाउस इन कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस. वेयरहाउस की बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई और माल वेयरहाउस में रखवा दिया गया. द गुड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम द वेयरहाउस आफ्टर सर्टेन पीरियड, कुछ समय के बाद वो माल क्लियर हुआ वेयरहाउस से. वेदर एनी इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन द ड्यूटी पेएबल, जो ड्यूटी पेएबल होगी उस पर कोई इंटरेस्ट भी लगेगा क्या? तो ये कहता है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है यस, सेकेंड ऑप्शन कहता है यस फॉर द पीरियड आफ्टर 90 days फ्रॉम द वेयरहाउसिंग ऑफ गुड्स. थर्ड कहता है नो. फोर्थ कहता है यस फॉर द पीरियड आफ्टर 60 days फ्रॉम द वेयरहाउसिंग ऑफ गुड्स. देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा एग्जांपल है करेक्ट एंड मोर करेक्ट का, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था. दो ऑप्शंस हैं जो सही हैं इस क्वेश्चन के. पहला ऑप्शन है
फर्स्ट के यस कहता है, यस, पहला ऑप्शन तो है यस। दूसरा ऑप्शन उसमें एडिशन करता है, एंड दैट इज मोर करेक्ट, कि यस तो है ही है, हाँ कर सकता है, बट फॉर द पीरियड आफ्टर 90 डेज फ्रॉम द वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स, उसके डिस्क्रिप्शन में चला जाता है अंदर, फॉर द पीरियड ऑफ आफ्टर 90 डेज फ्रॉम द वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स। आफ्टर 90 डेज जो है आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो करेक्ट तो दोनों है, 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, बट मोर करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो हमेशा ये देख लीजिए क्वेश्चन में कि दो ऑप्शंस सही हैं, तो उसमें से ज्यादा सही कौन सा आंसर है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 145, द एप्लीकेबल रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, एक्सचेंज रेट किस डेट का आपको कंसीडर करना है, ये पूछा है। द रेट एज ऑन द डेट ऑन विच द इंपोर्ट मैनिफेस्ट इज फाइल्ड, जिस डेट को इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल्ड हुआ। द रेट एज ऑन द डेट मेंशन्ड ऑन द इंपोर्ट इनवॉइस, जिस डेट को इंपोर्ट इनवॉइस रेज हुई। The rate as on the date on which the bill of entry under section 46 of Custom Act 1962 is presented, वो डेट जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई। The rate as on the date on which the foreign exchange is actually received in India, जिस दिन रेमिटेंस आया। तो देखिए, फॉर द कस्टम पर्पस एज पर सेक्शन 14 वो रेट कंसीडर किया जाता है जो रेट जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई उस डेट को प्रेवलेंट हो। तो थर्ड ऑप्शन, the rate as on the date on which the bill of entry under section 46 of Custom Act 1962 is presented is your correct answer. Coming to question number 146, question number 146 की बात करते हैं। In which of the following situations the amount of duty and interest, if any, found refundable is to be paid to the applicant? किन situations में रिफंड का अमाउंट एप्लीकेंट को पेमेंट किया जाएगा ड्यूटी एंड इंटरेस्ट के? When the incidence of such duty and interest has not been passed on to any other person, when the imports were made by the individual for his personal use, when the amount found refundable relates to export duty under section 26. ये तीन अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं जो गलती से एक जगह लिखे हो गए। फर्स्ट स्टेटमेंट है when the incidence of such duty and interest has not been passed on to any other person, जब इंसिडेंस ऑफ ड्यूटी किसी दूसरे को पास ऑन नहीं किया गया हो। सेकंड, व्हेन द इंपोर्ट्स वर मेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए इंडिविजुअल ने इंपोर्ट किया था, तब ड्यूटी इंसिडेंस ऑफ ड्यूटी पास ऑन करने का सवाल ही नहीं उठता, तो उस इंडिविजुअल को रिफंड होगा। When the amount found refundable relates to export duty under section 26 में एक्सपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट होना है। तो इसमें से करेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं? तीन स्टेटमेंट्स हैं, तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट ओनली, ऑप्शन नंबर 3 सेकंड ओनली, ऑप्शन नंबर 4 बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑल द declarations are correct. Coming to next question number 147, a custom broker's license is considered as deemed invalid if the licensee is found to be inactive for a period of, अगर आप 1 साल तक कोई भी पेपर फाइल नहीं करोगे अपने लाइसेंस पे, कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे, इनएक्टिव रहोगे फॉर 1 ईयर, तो आपका लाइसेंस जो है इनएक्टिव हो जाएगा। तो वो टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो द टाइम पीरियड इज 1 ईयर। फर्स्ट वन इज 1 ईयर, सेकंड इज 3 इयर्स, थर्ड इज 2 इयर्स, फोर्थ इज 6 मंथ्स। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। द सेटलमेंट कमीशन sorry, the settlement commission has all the powers vested in, सेटलमेंट कमीशन को कौन कौन से पावर्स हैं?
द जुडिशियल कमीशन, जुडिशियल कमीशन के पावर्स हैं। Coming to question number 148, the settlement commission has all the powers vested in, settlement commission को कौन से powers मिले हुए हैं, vested है उनमें। the judicial commission, judicial commission के powers, the appellate tribunal, appellate tribunal के powers, high court, high court के power, none of the above is correct। देखिए सेटलमेंट कमीशन को जितने भी कस्टम ऑफिसर्स हैं उनके सारे पावर्स वेस्टेड हैं, पर कस्टम ऑफिसर्स इनमें नहीं है। So your correct answer is fourth, none of the above is correct. Coming to question number 149, which of the following statement is correct in respect of the finalization of provisional assessment? नीचे लिखे हुए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट के संबंध में करेक्ट है? First one is the proper officer has to issue a speaking order while finalizing all types of provisional assessment. सभी तरह के प्रोविजनल असेसमेंट के लिए स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, कोई प्रोविजन इस तरह का नहीं है कि सभी तरह के स्पीकिंग ऑर्डर्स के लिए आपको, सभी तरह के फाइनल असेसमेंट के लिए आपको स्पीकिंग ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। सेकेंड, द प्रॉपर ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू इशू ए स्पीकिंग ऑर्डर वेयर द फाइनल असेसमेंट इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजनल असेसमेंट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। जब भी प्रोविजनल असेसमेंट के कॉन्ट्ररी फाइनल असेसमेंट होगा, उसके विपरीत होगा फाइनल असेसमेंट, तब स्पीकिंग ऑर्डर पास होगा। दिस इज करेक्ट। एंड थर्ड वन इज द प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू अ स्पीकिंग ऑर्डर इररिस्पेक्ट ऑफ द इंपोर्टर्स कंसेंट। अगर इंपोर्टर कंसेंट दे देता है तो स्पीकिंग ऑर्डर की आवश्यकता, उसकी नीड खत्म हो जाती है। तो ये उसके अलावा बात करता है, द प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू ए स्पीकिंग ऑर्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंपोर्टर्स कंसेंट। इंपोर्टर की कंसेंट हो नहीं हो तब भी स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। स्पीकर अगर इंपोर्टर की कंसेंट है तो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं इशू होता है, और अगर इंपोर्टर की कंसेंट नहीं है ऐसे रीअसेसमेंट में तो स्पीकिंग ऑर्डर आपको इशू करना होता है। एंड नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर 2 is your correct answer. Coming to question number 150, refund of export duty paid is not eligible where? एक्सपोर्ट ड्यूटी जिसका पेमेंट आपने किया एलिजिबल नहीं है रिफंड के लिए। कहां? द गुड्स आर रिटर्न टू सच पर्सन अदरवाइज देन बाय वे ऑफ रीसेल। अगर रीसेल के अदरवाइज वो माल वापस हुआ है। अब देखिए नॉट एलिजिबल की बात करता है, और एलिजिबिलिटी की कंडीशन ये है कि अदरवाइज देन बाय वे ऑफ रीसेल नहीं आना चाहिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, द गुड्स आर री इम्पोर्टेड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन, तो 2 years की के स्थान पे 1 year होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। द रिफंड एप्लीकेशन इज फाइल्ड विद इन 6 months ऑफ ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स, रिफंड एप्लीकेशन 6 months में फाइल हो जानी चाहिए। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल ऑफ द अबव, तो ये इनकरेक्ट है। तो आपका जो गलत स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर 2 है, द गुड्स आर री इम्पोर्टेड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन। 2 years की स्थान पे एक 1 year होना चाहिए, तो ऑप्शन करेक्ट आपका जो है वो है 2। करेक्ट आंसर इज 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे with us and thank you very much for your patience. Thank you.